सियासी उलटफेर के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड एक बार फिर वहां के प्रधानमंत्री बन गए। उनको चीन की सरकार के समर्थक बताए जाने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का साथ मिला, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की प्रचंड सरकार के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास बनी रहेगी, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री रहते हुए केपी ओली चीन की भाषा ही बोलने लगे थे। चीन ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसा लिया था कि वो खुलकर भारत के खिलाफ खड़े दिखने लगे थे। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया था कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया। इतना ही नहीं, केपी ओली ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के खिलाफ जमकर बयान दिए और अब उन्हीं केपी ओली के साथ मिलकर प्रचंड ने सरकार बना ली है, जबकि प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को बहुमत मिला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शेर बहादुर देउबा ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबकि चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इससे पहले कि देउबा दोबारा पीएम का पद संभालते, केपी ओली ने प्रचंड के साथ उनकी खींचतान का फायदा उठा लिया। उन्होंने प्रचंड को समर्थन दे दिया और उनकी करीबी मानी जाने वाली नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें नेपाल का नया पीएम बना दिया। माना जा रहा है कि इसके बाद नेपाल में चीन का दखल एक बार फिर बढ़ जाएगा। और इधर एक्टर तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस का श्रद्धा मर्डर कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एक्टर शीजान मोहम्मद खान आरोपी हैं, जो 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। और खबर है कि शीजान खान ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब केस के बाद उसके मन में डर बैठ गया था और इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद पुलिस उसके इस बयान की जांच में जुट गई, क्योंकि खबर है कि पुलिस को शक है कि ये बयान मामले की जांच को गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। ये कितनी बात ये सही है ये देखना काफी अहम है, क्योंकि वेरीफाई करने का काम पुलिस का है। इस बीच तुनिशा की मां ने एक बार फिर आरोपी को सजा दिलवाने की मांग की। सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। बताया गया कि पुलिस शीजान खान के मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए शीजान के दावों की जांच कर रही है। इसके साथ ही खबर है कि पुलिस लव जिहाद एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी है। उधर बीजिंग से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कंटेनर के अंदर कई शव रखे दिखाई दिए, जिसको लेकर दावा किया गया कि चीन मौत के आंकड़े को छिपाना चाहता है। वीडियो में कई कंटेनर रखे दिखाई दिए, जिसके सामने एक बड़ी सी कार रुकी, जिसकी डिग्गी खुल गई थी। वहां मौजूद कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए और फिर तीनों बड़े कंटेनर के अंदर जाते दिखे। कंटेनर के अंदर सील पैक कई शव रखे दिखे, जिसमें से एक शव को कंटेनर से निकालकर स्ट्रेचर पर तीनों आदमी लिटाते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद फिर से चीन पर कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े छिपाने के लिए शवों को छिपाने का आरोप लगा है। वैसे भी चीन के कई शहर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हर रोज चीन से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई एक बार फिर रेलवे प्रोजेक्ट घोटाला मामले की जांच कर सकती है। 2018 में शुरुआती जांच के बाद इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन चर्चा है कि रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोला जा सकता है। इस केस में उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, 2 बेटियां रागिनी और चंदा भी आरोपी हैं। लालू प्रसाद यादव का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे की जमीन लीज पर देने और मरम्मत का काम देने के लिए घूस ली। उधर दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उनकी जयंती एक दिन पहले थी, लेकिन राहुल गांधी उसके अगले दिन सुबह के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्थल पर पहुंचे। अटल समाधि पर उनका आना कई राजनीतिक मायने उसके हैं। राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर भी गए। उधर कांग्रेस नेता गौरव पांधी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर किए गए एक ट्वीट ने बीजेपी को बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। गौरव पांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अंग्रेजों का मुखबिर तक बता दिया, वो भी तब जब राहुल गांधी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जिससे कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया। एक तरफ कांग्रेस का एक नेता पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी हमले करता दिखा, दूसरी तरफ राहुल गांधी उन्हें नमन करते हुए दिखे। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बुरी तरह कंफ्यूज है। स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस पर हमले का मौका बीजेपी को तब मिला जब राहुल गांधी देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थलों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने पार्टियों का अंतर मिटाकर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन भी किया।
लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता गौरव पांधी ने राहुल की कोशिश पर पानी फेर दिया। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे गौरव पांधी की निजी राय बता दिया। किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता वो चीज मायने रखती है। गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ किया ट्वीट विवाद बढ़ने के बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी की मांग है कि गौरव पांधी पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। चीन में कोरोना से हाहाकार है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच शंघाई के होटल की तस्वीरें सामने आई है। बड़े बड़े आलीशान होटल में अब क्वारंटीन रूम बनाए जा रहे हैं और इन क्वारंटीन रूम में कोविड पॉजिटिव मरीज शरण ले रहे हैं, क्योंकि चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अस्पतालों में भीड़ है और सरकारी क्वारंटीन सेंटर भी फुल है। मुश्किल हालात में अब लोगों को होटल में बने इन क्वारंटीन रूम का सहारा लेना पड़ रहा है। शंघाई में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते एक हफ्ते में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शंघाई के मेट्रोपोलो हॉस्पिटल की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वायरस की बेकाबू रफ्तार के आगे चीन सरकार पूरी तरह फेल है। कोविड मैनेजमेंट को लेकर बड़े बड़े हवाई दावे करने वाले शी जिनपिंग आज अपने नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मजबूरन मोटी रकम खर्च करके कोविड पॉजिटिव मरीज होटल में बने इन क्वारंटीन रूम में भर्ती हो रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में पोलूस मसीह नाम के एक पादरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो 100 लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले थे, जिसके लिए बकायदा टेंट लगाया गया, जहां लोगों की भीड़ के बीच पादरी भाषण देते नजर आए। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण की खबर कुछ हिंदूवादी संगठनों को मिली, वो वहां पहुंच गए। पादरी है, इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पादरी के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से जुड़े कानून के तहत केस दर्ज किया गया। और उधर आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में लोग अब आटे के लिए तरस रहे हैं। मतलब वहां के लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जबकि कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। और अब वहां आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां आटा खरीदने के लिए लोग एक दूसरे से मारपीट पर भी उतारू हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें आटा खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दी। कुछ जगहों पर तो लोग आटे के लिए एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। ये हालात सिर्फ एक या दो शहरों में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में दिखाई दिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त वहाँ 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए हो गई है और 20 किलो आटे की बोरी 2500 रुपए में मिल रही है, जबकि पिछले हफ्ते यही बोरी 2400 रुपए की थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आटा इतना महंगा हुआ। लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में वहां आटा इससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। और इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आटे की बोरियां खरीद कर स्टॉक करने में जुटे हैं, ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें रोटी के लिए ना तरसना पड़े। आंकड़ों के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे की बोरी 2500, लाहौर में 2420 और क्वेटा में 2320 पाकिस्तानी रुपए में मिल रही है। सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में गेहूं, गैस और चावल की भी भारी कमी है। पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान अपने लोगों के लिए सब्जियां तक नहीं खरीद पा रहा है, जबकि बिजली संकट की वजह से वहाँ के कई शहरों की बिजली पहले से ही गुल है। और तो और खाना बनाने के लिए लोगों को रसोई गैस भी नहीं मिल रही है। और अगर जल्द ही शहबाज शरीफ सरकार ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान को कंगाल होने से कोई नहीं बचा पाएगा।